हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, मतलब एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। अब मैं आप लोगों के लिए ये चीज बता देता हूं कि रेडॉक्स चक्र के विश्लेषण में हम किस चीज का एनालिसिस करेंगे, किस चीज का विश्लेषण करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, इस चक्र के अंदर, इस साइकिल के अंदर हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है और कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। मतलब किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने या नहीं होने के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है ना। ये अभी आप लोगों को बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा यहाँ पर किसी एक मेटल को या किसी एक एलिमेंट को एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों के लिए इसका चार्ट बना दूंगा। ठीक है ना। इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन शो करनी है मुझे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन शो करनी है और इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो मुझे कहां पर रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन मुझे कहां पर रखनी है, वामावर्त रखनी है। और जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी उधर ही की तरफ आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुनना, देखो सुनो मेरी बात। रेडॉक्स साइकिल के अंदर हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। ठीक है ना। इसका किसी भी एलिमेंट को लेकर एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है ना। चार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है, ठीक है ना, चार्ट के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है उसको हम कहां पर रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन जाएगी उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो मुझे किधर रखनी है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। किधर रखनी है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगी। एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ के आधार पर बहुत बढ़िया तरीका से टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल तो मैं किसका ले रहा हूं, नाइट्रिक अम्ल का, मतलब नाइट्रिक अम्ल का N2O4 में परिवर्तन। और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कॉपर मेटल का। ठीक है ना, कॉपर धातु का। कॉपर धातु को किस में परिवर्तन देखेंगे, C+2 आयनों में। ठीक है ना। इन दोनों के मध्य में मैं ग्राफ बनाऊंगा, दोनों का चार्ट बनाऊंगा। एक बार फिर सुनिए ना। एक तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, N2O4 में। और एक Cu मेटल को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, Cu+2 आयनों में। ठीक है ना। दोनों का डायरेक्शन, दोनों का चार्ट बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए और दोनों की डायरेक्शन को शो कर देता हूं। जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी उसी की तरफ आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसीलिए इसको वामावर्त का नियम बोलते हैं। वामावर्त का नियम या एंटी क्लॉकवाइज रूल बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो मुझे कहां पर रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसीलिए इस नियम को वामावर्त का नियम या एंटी क्लॉकवाइज रूल बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल मैंने बता दिया। एग्जांपल किसका लेने वाला हूं मैं, नाइट्रिक अम्ल का N2O4 में परिवर्तन और Cu मेटल का किस में कन्वर्ट करना बताऊंगा मैं आपको, Cu+2 आयनों में। मतलब Cu मेटल का किस में कन्वर्ट करेंगे, Cu+2 आयनों में। और नाइट्रिक अम्ल को किस में कन्वर्ट करेंगे, N2O4 में। ठीक है ना। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर और आप लोगों के लिए उसका चार्ट बनाकर शो कर देता हूं। पहले तो मैं उनकी वैल्यू को शो कर देता हूं। देखो, ये चीज मैंने आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से समझा रखी है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में आ रही होगी वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होती है वो उसके कंपेयर में कौन होता है, अपचायक होता है, मतलब रिड्यूसिंग होता है। तो मैं यहां पर नाइट्रिक अम्ल का आप लोगों के लिए वैल्यू लिख देता हूं कि E0 की कितनी वैल्यू है, और मैं किसकी, कॉपर मेटल की लिख लेता हूं। ठीक है ना। उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इनका चार्ट बनाएंगे किस तरीका से रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हो रही है। तो देख लो आप लोग। देखो, यहां पर मैं एग्जांपल दिया है आप लोगों के लिए। एक तो मैं किसका ले रहा हूं, नाइट्रिक अम्ल का। किसका ले रहा हूं, नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का N2O4 में परिवर्तन। नाइट्रिक अम्ल का N2O4 में परिवर्तन। एक तो मुझे ये लेना है, एक लेना है मुझे कॉपर धातु का, Cu धातु का, कॉपर धातु का Cu+2 आयनों में परिवर्तन। आयनों में परिवर्तन, आयनों में परिवर्तन, आयनों में परिवर्तन। ठीक है। देख लो, इनके लिए वैल्यू लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां पर जो नाइट्रिक अम्ल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, NO3- किस में कन्वर्ट हुआ है, N2O4 में। ठीक है ना। इसके लिए वैल्यू दे रखी है प्लस 0.97 वोल्ट। कितनी दे रखी है, प्लस 0.97 वोल्ट। तथा कॉपर के लिए तो आपको पता कितना होता है, प्लस 0.34। ठीक है ना। कॉपर की होती है E0 की वैल्यू Cu+2, ये लिख दिया Cu, और यहां पर लिख दिया प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है ना। 0.34 वोल्ट है। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं मैं। पहले तो इनके इस सेल का विभवांतर लिख देता हूं मैं, E0 की वैल्यू लिख देता हूं। Cu सॉलिड है,
किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। ये रिएक्शन तो मैंने किसकी लिख दी, Cu की लिख दी। अब मैं नाइट्रिक एसिड की भी लिख देता हूँ 2NO3- एक्वस स्टेट में, ठीक है ना। ये एक्वस स्टेट में हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर लिख दिया 4H+, यहाँ पर लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, N2O4, ये गैस स्टेट में। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 2H2O, ये कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। इस सेल का ईएमएफ लिख देता हूँ, विद्युत भागबल इस सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत भागबल, इसकी वैल्यू कितनी है, +0.97, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.34। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा +0.63 वोल्ट। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इस पूरे टॉपिक को समझाता हूं आप लोगों के लिए। देखिए अब आप लोग इधर देखो, आप पूरे को बहुत बढ़िया तरीका समझा देता हूं एक बार, तो फिर मैं आप लोगों के लिए इस पूरे टॉपिक का मतलब बता देता हूं। अपना टॉपिक है रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, मतलब एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। हम किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि नाम क्या लिख रहा है, रेडॉक्स चक्र। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हमें यह पता लगाना है कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आगे जाके एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ना, उसको हम वामावर्त तीरों की तरफ शो करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज शो करने से जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी ना, उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं कि नाइट्रिक अम्ल का किसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, N2O4 के अंदर, और कॉपर धातु का, कॉपर मेटल का किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, Cu+2 आयनों के अंदर। अब लेके देखो, दोनों के लिए E0 की वैल्यू दे रखी है। यहां पर आपके लिए नाइट्रिक एसिड आपको पता किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में, यहां पर उसके लिए वैल्यू दे रखी है +0.97 वोल्ट। तथा कॉपर मेटल के लिए तो आपको पता, कॉपर की तो बहुत बार बात हो गई, आपको पता कॉपर मेटल की वैल्यू कितनी होती है, +0.34 वोल्ट। दोनों के लिए वैल्यू गई। अब आप लोगों को पता है क्या, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है भाई, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होती है वो किसकी तरह काम करता है, अपचायक की तरह। तो यार कॉमन सी बात है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा होने की वजह से ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको पहले बता रखी है, ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। और आपको पता है इसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में, तो कॉमन सी बात है ये किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीडाइजिंग की तरह, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। और ये किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह, रेड्यूसिंग की तरह, क्योंकि इसकी वैल्यू कम पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा और आप लोगों का ये N2O4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो अपचायक नेचर शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हो, जो ऑक्सीकारक नेचर शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखो, कॉपर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह, क्योंकि उसकी वैल्यू कम पॉजिटिव है, तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। आप लोगों का ये N2O4 नाइट्रिक एसिड यहां पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर। और यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीडाइजिंग की तरह, क्योंकि गौर से देखो उसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो ज्यादा पॉजिटिव में तो कॉमन सी बात है वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की पावर होती है, ठीक है ना। उसके बाद वो सेल का ईएमएफ ज्ञात करना, सेल का विद्युत भागबल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, जिसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर आप लोगों को पता है कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है, आप लोगों का N2O4 ये नाइट्रिक एसिड, और एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, आप लोगों का कॉपर, ठीक है ना। तो यहां पर ई सेल बराबर ई कैथोड लिख दिया, ई एनोड। अब आपको पता है ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू प्लस में कम है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर आता है +0.63 वोल्ट। यहां पर जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.63 वोल्ट। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इसका आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में। और ये चीज हम लोगों ने पहले से पढ़ ली कि अगर किसी रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, किसी रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, ये चीज मैंने आप लोगों को कम समझाई थी जब मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पढ़ाई थी, जब उसके अनुप्रयोग पढ़ाए थे, एप्लीकेशन पढ़ाई थी, तब मैंने इस चीज का डिस्कशन किया कि अगर किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए उसका मान पॉजिटिव आ रहा है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है, और अगर रेडॉक्स अभिक्रिया का मान नेगेटिव आता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इसका आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव चीज तो इस चीज को शो कर रही है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक नियम और लग रहा है, लेटिमर का नियम। लेटिमर ने क्या बात बोली थी कि जिसकी वैल्यू
प्लस 0.66 वोल्ट से ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू प्लस 0.66 या इससे ज्यादा होती है वे रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जिनकी वैल्यू प्लस 0.66 वोल्ट से कम होती है उन रिएक्शनों के बारे में आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी। तो एक चीज तो इसका सपोर्ट कर रही है और एक चीज इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लस 0.63 वोल्ट प्लस 0.66 वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो कॉमन सी बात है, इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या होती है, कम। तो इस रिएक्शन के बारे में आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि प्लस आंसर तो इस चीज को बता रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न होना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में कि अगर किसी के लिए रेडॉक्स विभव का मान पॉजिटिव मान है तो अभिक्रिया संपन्न होती है, और अगर नेगेटिव मान है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो कॉमन सी बात है, इसके रेडॉक्स पोटेंशियल का मान किस में आ रहा है, प्लस के अंदर आ रहा है। अगर प्लस के अंदर आ रहा है तो रिएक्शन को संपन्न होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज तो ये इसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ ही आपको पता है इसका आंसर कितना आ रहा है, दोनों को घटाने पर प्लस 0.63 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, प्लस 0.63 वोल्ट, और प्लस 0.63 वोल्ट प्लस 0.66 वोल्ट से क्या होता है, कम। तो लैटिमर के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी। मतलब लैटिमर का नियम तो ये बोल रहा है कि रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है इस चीज को बता रहा है कि रिएक्शन को संपन्न होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अब चलो ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम दोनों का कंफ्यूजन कैसे दूर करें, एक तो उसको सपोर्ट कर रहा है, एक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट तो ऐसा हो रहा है कि प्लस आंसर इस चीज का सपोर्ट कर रहा है कि रिएक्शन को होना चाहिए, लेकिन लैटिमर के नियम में देखें तो लैटिमर के नियम में ये वैल्यू है प्लस 0.63 वोल्ट, ये प्लस 0.66 वोल्ट से क्या होती है, कम होती है, कम होती है। तो इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग कि रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी। तो इस चीज को अब हम किससे समझेंगे, रेडॉक्स साइकिल से। दोनों रिएक्शनों का मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स साइकिल बनाऊंगा, और उस रेडॉक्स साइकिल से इस चीज का पता लग जाएगा कि रिएक्शन संपन्न हो रही है तो उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेडॉक्स साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को हमें एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, अर्थात वामावर्त रखनी है, ठीक है ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन रख रहे हैं, तो रिएक्शन भी उधर की तरफ संपन्न होगी। मतलब रिएक्शन किधर की तरफ संपन्न होगी, एंटी क्लॉकवाइज एरो की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए इस नियम को वामावर्त का नियम या एंटी क्लॉकवाइज रूल बोलते हैं। तो देखो अब मैं दोनों का चार्ट बना रहा हूं। अगले कॉन्सेप्ट को समझ में कि एक चीज से तो ये सो रही है कि रिएक्शन को संपन्न होना चाहिए, लेकिन लैटिमर नियम में देखूं तो इस रिएक्शन के बारे में कंफर्म नहीं बोल पा रहे कि रिएक्शन संपन्न हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रेडॉक्स साइकिल बनाते हैं। वो रेडॉक्स साइकिल इसको एक्सप्लेन करेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का, किसका, नाइट्रिक एसिड का और कॉपर का, दोनों को रिएक्शनों का मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स साइकिल बना देता हूं, फिर एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से इस पूरे टॉपिक को, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप तो दिमाग में एक ही चीज क्लियर कर रखो कि इस रेडॉक्स साइकिल में वामावर्त नियम का अध्ययन करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को हम कहां पर रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, ठीक है ना। जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। और इस चीज का भी इसका साइकिल बना रहा हूं, उससे पता लग जाएगा। तो देखो इसका साइकिल आप लोग, ठीक है ना, इसका साइकिल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस साइकिल के ही नंबर है, इसलिए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सारी चीज सीधी है, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में आपको बताएं पहले डिस्कशन हो चुका है कि ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, मतलब ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, अपचायक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर हम रेडॉक्स साइकिल बना रहे हैं दोनों रिएक्शनों का, ठीक है ना। आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, यहां पर भी लिख दी मैंने इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख दिया मैंने Cu+2, यहां पर लिख दिया मैंने Cu+2, किसमें कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों का, Cu के अंदर। रिएक्शन को भी शो कर देता हूं, Cu+2 ये कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहां पर लिख दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं Cu+2 / Cu
साम्यिका मतलब इक्विलिब्रियम का, साम्यिका, साम्यिका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाथ को खिसकना मतलब शिफ्ट होना, खिसकना मतलब शिफ्ट होना, ठीक है ना, किधर की तरफ हो रही है, लेफ्ट साइड की ओर हो रही है, ठीक है ना। अब यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए किसकी, नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन को, ये लो 2NO3 माइनस, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, 4H प्लस, ये भी एक्वस फॉर्म में, यहां पर लिख दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर, यहां पर लिख दिया गैस स्टेट 2H2O, यहां पर लिख दिया लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर, यहां पर लिख दिया NO3 माइनस, ठीक है ना। मतलब ये NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 के अंदर, अर्थात नाइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 माइनस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर उसके ग्राफ की लाइनों को शो कर देता हूं, वैल्यू को, ये E0 किसमें दे रखी है, वोल्ट के अंदर, ठीक है ना, 1.0, 0.8, 0.6, यहां पर लिख दिया 0.4, यहां पर लिख दिया 0.2, यहां पर 0.0, ठीक। अब देखो आप लोग, यहां पर लिख देता हूं NO3 माइनस N2O4 साम्यिका राइट हैंड, राइट हाथ को खिसकना मतलब शिफ्ट होना, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया चित्र, कॉपर व नाइट्रिक अम्ल, कॉपर व नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया का रेडॉक्स चक्र। अब देखो आप लोगों के लिए इस पूरे को समझाता हूं, ठीक है ना, देख लो। अब देखिए आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, अभी आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोगों के लिए, अभी समझा देता हूं उसको, सुनो मेरी बात ध्यान से। यार आप लोगों को पता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की ये नीचे है और मैंने ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को शो किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर किसी की डायरेक्शन घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चल रही है तो वो होती है क्लॉकवाइज, और अगर किसी की डायरेक्शन घड़ी की सुई के अपोजिट चल रही है तो वो हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे एक बात बताओ यार, घड़ी की सुई ऐसे कब चलती है, ये जो डायरेक्शन को शो किया मैंने पूरी डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन कौन सी है आप लोगों की, एंटी क्लॉकवाइज। इसी डायरेक्शन को देखो, ये कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको देखो एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि घड़ी की सुई कभी भी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी की सुई तो भाई ऐसे चलती है ना, घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, तो ये तो कौन होगा, क्लॉकवाइज। और आप लोगों को पता है ये डायरेक्शन जो मैंने शो की है ये किसके अंदर शो की है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को मैंने किस में शो किया, एंटी क्लॉकवाइज में। देखो यहां पर कॉपर मेटल के बारे में लिखा है, ठीक है ना, यहां पर Cu मेटल का, ठीक है ना, Cu मेटल का जो ऑक्सीकरण है वो किस में हो रहा है, Cu+2 आयनों में। Cu मेटल का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, Cu+2 आयनों में। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहां पर Cu की वैल्यू कम पॉजिटिव में, Cu की वैल्यू कम पॉजिटिव में, तो कॉमन सी बात है उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रिक एसिड की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में तो वो ऑक्सीकारक होगा। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अपचयन, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो देखो यहां पर ये तो रिएक्शन मैंने किसकी शो कर दी, कॉपर की, मतलब कॉपर आयन की शो कर दी, और यहां पर रिएक्शन मैंने किसकी शो कर दी, नाइट्रिक एसिड की, ठीक है ना। यहां पर रिएक्शन मैंने किसकी शो कर दी, नाइट्रिक एसिड की। अभी इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन भी बनाऊंगा, ठीक है ना, कंप्लीट सेल रिएक्शन भी बनाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझा देता हूं, ठीक है ना। यहां पर इस रिएक्शन की डायरेक्शन को मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और इस रिएक्शन की डायरेक्शन को भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो नियम क्या बोल रहा है कि जिधर आप लोगों की इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी ना उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका जो साइन में इक्विलिब्रियम है वो कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होती है, और ये साइड कौन सी होती है, राइट साइड होती है। मतलब इधर की तरफ अगर कोई जा रहा है तो वो लेफ्ट साइड होती है, और इधर की तरफ अगर कोई आ रहा है तो वो कौन होती है, राइट साइड होती है। तो मुझे एक बात बताओ यार, इस रिएक्शन
रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कहां पर जा रही है, कहां पर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर जा रही है। भाई ये इधर की तरफ ही तो जा रही है, तो ये लेफ्ट हैंड की ये डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट हैंड की ओर ही तो जा रही है। तो अगर ये डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की ओर हो रही है तो कॉमन सी बात है जो रिएक्शन की दिशा है, रिएक्शन की डायरेक्शन है वो भी कहां पर होगी, लेफ्ट हैंड की ओर। तभी तो मैंने लिखा है कि Cu+2 Cu साम्य का लेफ्ट हाथ को शिफ्ट होना, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड को शिफ्ट होना, तो ये तो लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन की डायरेक्शन को कहां पर, इस रिएक्शन की डायरेक्शन कहां पर जा रही है, राइट हैंड की ओर। भाई इधर ही तो जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन इधर की तरफ तो जा रही है, तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही रिएक्शन का साम्य शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉपर मेटल का साम्य वो तो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, राइट हैंड की ओर, सॉरी लेफ्ट हैंड की ओर। और जो नाइट्रिक एसिड है उसका साम्य किसकी ओर शिफ्ट होगा, राइट हैंड की ओर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही आप लोगों की रिएक्शन शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो इधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन किधर की ओर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर जा रही है, तो इस रिएक्शन का जो साम्य है वो लेफ्ट हैंड की ओर खिसक जाएगा। अब आपको पता है नीचे वाले की बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर जा रही है, राइट हैंड की ओर। तो कॉमन सी बात है रिएक्शन की डायरेक्शन भी राइट हैंड की ओर ही खिसक जाएगी, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी रिएक्शन का साम्य इक्विलिब्रियम उधर की तरफ ही खिसक जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन शो करनी है वो एंटी क्लॉकवाइज शो करनी है। ध्यान में रखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जा रही है, राइट हैंड की ओर। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनों की वो कहां पर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड की ओर आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन शो हो रही है, तो रिएक्शन का साम्य शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर राइट हैंड की ओर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन शो हो रही है, तो कॉमन सी बात है रिएक्शन का साम्य इक्विलिब्रियम भी कहां पर हो जाएगा, राइट हैंड की ओर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये अभिक्रिया को अगर रेडॉक्स साइकिल के अंदर देखते हैं तो बिल्कुल रिएक्शन संपन्न आप लोगों की होगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका से रिएक्शन संपन्न होगी, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या बोलिए कि Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Cu का ऑक्सीकरण होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में। और नाइट्रिक एसिड का क्या हो रहा है, अपचयन, और नाइट्रिक एसिड का अपचयन होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिख देता हूं, जो उसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद एक बार फिर इस टॉपिक को समझा देता हूं जिससे कि बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं वहीं पर कंप्लीट सेल रिएक्शन को, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों का ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं, यहां पे लिख दिया Cu सॉलिड, ठीक है ना, 2NO3-, यहां पे लिख दिया 4H+, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये भी कौन होगा, एक्वस फॉर्म होगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu+2 में, ये एक्वस हो गया, ये N2O4 हो गया गैस, ये कौन हो गया 2H2, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, लिक्विड फॉर्म हो गई। अब देखो आप इधर की तरफ, इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले बता दिया Cu किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह, और अपचायक के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है वो कौन होता है, ऑक्सीकरण स्टेप। इसका मतलब Cu को ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Cu+2 में। और आप लोगों को पता है जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, प्लस 0.97 वोल्ट है, 97 वोल्ट है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है, और कॉमन सी बात है ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की पावर। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है, और ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये नाइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आप लोगों का N2O4 के अंदर। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोग समझ में आ गई, और बिल्कुल इससे पता लग रहा है रेडॉक्स साइकिल से कि ये रिएक्शन आप लोगों की संपन्न होगी। वो संपन्न क्यों होगी उसका रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रेडॉक्स साइकिल बनाते वक्त जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज रखनी है आपको। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का पता ऐसा लगा लो कि अगर घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन जा रही है समझ जाना वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक बात बताओ यार, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग ही तो है, सॉरी घड़ी के सुई के अपोजिट ही तो है। घड़ी ऐसे कभी नहीं घूमती, तो उल्टी चल रहा है आपका प्रोसेस, आपका प्रोसेस उल्टा चल रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर दी इस रिएक्शन की। और
इस रिएक्शन की भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको तो घड़ी कभी भी ऐसे नहीं चलती, घड़ी इस तरीका से चलती है, इस तरीका से चलती है, तो ये कौन होगा क्लॉकवाइज, और ये जो डायरेक्शन शो की है वो कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज। अब लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात कौन है कि इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन कहां पर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर जा रही है, और इसके इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन कहां पर जा रही है, राइट हैंड की ओर जा रही है, क्योंकि ये साइड कौन सी होती है राइट और वो साइड कौन सी होती है लेफ्ट। तो इसकी डायरेक्शन तो कहां पर जा रही है राइट हैंड की ओर, और उसकी डायरेक्शन कहां पर जा रही है लेफ्ट हैंड की ओर। तो जिधर आप लोगों के इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन हो रही है उधर की तरफ ही आप लोगों के रिएक्शन का सामने शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि इस नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन का सामने किसकी तरफ शिफ्ट होगा, राइट हैंड की ओर, और ये आपकी कॉपर आयनों का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है और इसकी इधर की तरफ है। ठीक है ना, इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन आप लोगों की रही। यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, Cu+2 आयनों में, और NO3- मतलब नाइट्रिक एसिड का जो अपचयन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, N2O4 के अंदर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण है। ठीक है ना, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वामावर्त का नियम, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज रूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को हम कहां पर शिफ्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, दोनों रिएक्शन ऊपर वाली की भी एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे वाली भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सा टॉपिक है, आप लोग आराम से कर लेना। ठीक है, फिर भी किसी तरीका से अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात आप लोग समझ में आ गई ना, किसी भी तरीका से नहीं है, आराम से सीधा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, फिर आज का लेक्चर तो मैं तो इसी का डिस्कशन करेंगे, रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।